बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है फोटोसिंथेसिस के क्वेश्चन आंसर का, यानी फोटोसिंथेसिस का सारा टॉपिक हमने कवर कर लिया है। फोटोसिंथेसिस का जस्ट एक ही टॉपिक रहता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज हमने क्वेश्चन आंसर का सेशन रखा है। इसमें जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं फोटोसिंथेसिस के टॉपिक पे, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अगर आपने मेरे जितने भी लेक्चर्स फोटोसिंथेसिस पे दिए हैं, तो आप सारे क्वेश्चन के आंसर मुझे दे सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस पे पहला जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस है या कैटाबॉलिक प्रोसेस है। तो बच्चों, इसका आंसर है कि फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि एनाबॉलिक प्रोसेस में चीजें बनती हैं, यानी फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके ग्लूकोज बनाते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है, तो ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन ये बन सकता है कि फोटोसिंथेसिस एंडरगोनिक होता है या एक्सर्गोनिक होता है, यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एनर्जी यूज होती है या एनर्जी रिलीज होती है। तो बच्चों, एनर्जी यहाँ पे यूज होती है, तो ये एक एंडरगोनिक प्रोसेस है। एंडरगोनिक प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस के टॉपिक से थर्ड क्वेश्चन ये बन सकता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होता है या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर है ये फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होता है। ऑक्सीजन जो रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस में, वो कहां से आता है? फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन को अगर हम देखें तो C2 प्लस H2O ये बनाता है सनलाइट की मौजूदगी में क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन और साथ में कुछ वाटर के मॉलिक्यूल भी बनते हैं। अगर इसको मैं बैलेंस कर दूं तो यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूज होते हैं और यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल वाटर के यूज होते हैं। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है, 6 ऑक्सीजन रिलीज होते हैं और 6 वाटर के मॉलिक्यूल दोबारा बनते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन रिलीज होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन होता है या इस वाटर का ऑक्सीजन होता है? तो बच्चों, ये जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज होता है, ये इस वाटर का ऑक्सीजन होता है। ये किसने प्रूफ किया था? ये नील ने प्रूफ किया था। नीला वाटर, और नीले वाटर से ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो बच्चों, यहाँ पे जो ऑक्सीजन रिलीज होगा वो वाटर का होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कितने स्टेप में कंप्लीट होता है? तो यहाँ पे हम आंसर दे सकते हैं कि 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। एक है लाइट रिएक्शन का स्टेप, और दूसरा है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। फिफ्थ क्वेश्चन ये बन सकता है कि फोटोसिंथेसिस दिन के वक्त होता है या रात के वक्त? फोटोसिंथेसिस दिन के वक्त होता है, डे टाइम, यानी लाइट रिएक्शन भी दिन के वक्त होता है और डार्क रिएक्शन भी दिन के वक्त होता है। फोटोसिंथेसिस रात के वक्त रुक जाता है। 6th क्वेश्चन क्या बन सकता है? 6th क्वेश्चन बनता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सेल के कौन से ऑर्गेनेल में होता है? तो बच्चों, ये एक लीफ है। लीफ के अंदर मैंने एक सेल ड्रा किया है। सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। तो फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि फोटोसिंथेसिस कौन से ऑर्गेनिजम्स में होता है? तो इसका आंसर है कि जितनी भी प्लांट्स हैं और कुछ प्रोटेस्ट में और जितनी भी बाकी सारे प्लांट्स हैं, उन सब में फोटोसिंथेसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है? लाइट रिएक्शन कहां पे होता है? लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होता है। ये क्या है? ये एक जो है एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम थैलाकॉइड बोलते हैं। बहुत सारे थैलाकॉइड ऐसे मिलके
जो स्ट्रक्चर बनाते हैं बिल्डिंग लाइक, इसको हम यहां से यहां तक, इसको हम बोलते हैं ग्रेना। ग्रेना। तो लाइट रिएक्शन ग्रेना में होता है। और डार्क रिएक्शन कहां पे होता है? डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। ये सारा जो पोर्शन है अंदर का खाली खाली, इसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर है इनको हम ग्रेना बोलते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि फोटो सिस्टम्स कितने होते हैं? तो हमारे पास फोटो सिस्टम्स दो होते हैं। दो फोटो सिस्टम्स होते हैं, एक को हम PS2 बोलते हैं और एक को हम फोटो सिस्टम 1 बोलते हैं। PS2 जिसमें क्लोरोफिल ए होता है, लेकिन ये PS2 का जो क्लोरोफिल ए होता है ये 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, जबकि PS1 जो है इसमें जो क्लोरोफिल ए बेटा होता है ये 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। यानी PS1 जो नंबर 1 पे है उसके मार्क्स ज्यादा है, 700 है, और PS2 जो सेकंड नंबर पे है उसकी थोड़ी कम है, 680 नैनोमीटर। तो बच्चों इसको इस तरह याद करना है। और ये PS2 और PS1 कहां पे लगे होते हैं? PS2 और PS1 यानी फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 लगे होते हैं थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन पे। इसके अलावा PS1 जो है, PS1 लगा होता है स्ट्रोमा लैमेली पे। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम स्ट्रोमा लैमेली बोलते हैं। तो PS1 स्ट्रोमा लैमेली पे लगा होता है, और दोनों फोटो सिस्टम PS2 और PS1 ये थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन पे लगे होते हैं। तो बच्चों PS2 और PS1 मिलके नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करते हैं। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन खेला जाता है, यानी जो PS2 है उसका क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके छलांग लगा लेता है, और ऊपर इसका इलेक्ट्रॉन कोई दूसरा होता है वो इसका खींच लेता है, पकड़ लेता है। तो ये फिर बॉल खेला जाता है इस तरह, और फिर ये इलेक्ट्रॉन आता है PS1 के क्लोरोफिल ए के पास, फिर ये इसके तरफ पिंक देता है और ये ऐसे जाता है फिर से ऊपर, और फिर से ऐसे यहाँ आके और यहाँ पे NADPH बना लेता है। यानी PS2 और PS1 जो कि थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन पे लगे होते हैं, तो इसमें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है। यानी ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से गया फिर ये कभी वापस नहीं आएगा, ये डायरेक्ट जाएगा NADPH के पास। तो इसको हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। इसके अलावा जो PS1 है जो कि स्ट्रोमा लैमेली पे प्रेजेंट है, PS1 का क्लोरोफिल ए जो कि 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जैसे ही ये 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल एक्साइट हो जाता है, तो वहां से वो अपना इलेक्ट्रॉन फेंक देता है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन फेंक के प्राइमरी एक्सेप्टर को देता है, प्राइमरी एक्सेप्टर फिर दूसरे को देता है, और फिर ये ऐसे तीसरे के पास, फिर चौथे के पास, इस तरह ये इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे पास ऑन होता है, और फिर दोबारा वापस आके इसी क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल के पास आ जाता है। तो बच्चों यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन गया और फिर इसी के पास वापस आया। तो ये एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है जो कि PS1 यानी फोटो सिस्टम 1 में होता है, और फोटो सिस्टम 1 जो है ये स्ट्रोमा लैमेली में चलता है। बाकी दो जो है PS2 और PS1 जो कि थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन पे चलते हैं, थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन पे होते हैं, वहां पे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। इसके अलावा यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि वाटर की फोटोलिसिस कहाँ पे होगी? वाटर की फोटोलिसिस होती है थैलेकॉइड के ल्यूमेन में, H2O की ब्रेकडाउन। फोटोलिसिस का मतलब है ब्रेकडाउन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे वाटर की फोटोलिसिस होगी, हाइड्रोजन आयन बनेगा, इलेक्ट्रॉन बनेगा और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनेगा। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब टूटता है तो वो किसके साथ कंसर्न होता है? ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब टूटता है, इसका जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ये PS2 इसका इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो ये
वाटर स्प्लिटिंग जो है ये PS2 के साथ कंसर्न है। इसके अलावा यहाँ पे थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन पे एक एंजाइम लगा होता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक एंजाइम लगा होता है थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन पे, वो बाहर की साइड पे होता है या अंदर की साइड पे? तो आप लोगों ने इसका आंसर देना है कि बाहर की साइड पे होता है। थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन के बाहर की साइड पे ये एंजाइम होता है जिसका नाम है NADP रिडक्टेज, और ये स्ट्रोमा की साइड पे होता है, यानी थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन पे बाहर की साइड पे लगा होता है, और या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है कि स्ट्रोमा की साइड पे होता है। इसके अलावा यहाँ पे जब वाटर की फोटोलिसिस होती है तो कौन कराता है वाटर की फोटोलिसिस? तो दो एलिमेंट्स हैं, मैंगनीज एंड क्लोरीन, ये कराते हैं वाटर की फोटोलिसिस। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि थैलेकॉइड के ल्यूमेन में जो वाटर है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है जिससे हाइड्रोजन आयंस बनते हैं। तो बहुत सारे वाटर्स के मॉलिक्यूल टूट के हाइड्रोजन आयन बना लेते हैं, और कुछ हाइड्रोजन आयन यहाँ पे क्यूनोन जो होता है इसको बाहर से खींच के अंदर थैलेकॉइड के ल्यूमेन में फेंक देता है। तो हाइड्रोजन नंबर्स में ज्यादा हो जाते हैं थैलेकॉइड के ल्यूमेन में, तो एक ग्रेडियंट सा बन जाता है जिसकी वजह से थैलेकॉइड के ल्यूमेन में हाइड्रोजन का ग्रेडियंट बन जाता है, यानी हाइड्रोजन तादाद में ज्यादा हो जाते हैं एज कंपेयर टू बाहर के। तो यहाँ पे थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन पे एक F0 और F1 का पार्टिकल लगा होता है, तो ये हाइड्रोजन इसके जरिए बाहर आते हैं और क्या बना लेते हैं? ATP, यानी हाइड्रोजन की एनर्जी, यानी हाइड्रोजन इतनी ज्यादा है और इतनी तेजी से बाहर आते हैं जो कि इस एनर्जी को यूज करके ये क्या बना लेते हैं? ATP बना लेते हैं। तो बच्चों इसको क्या बोला जाता है? कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में जो हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं तो ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाते हैं या अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाते हैं? तो आप लोगों ने आंसर करना है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये बाहर निकलते हैं, क्योंकि बाहर कम है तो ये अलोंग द कोई एनर्जी जो है यूज नहीं करते और यहाँ पे ATP बना लेते हैं, तो ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि PS2 में क्लोरोफिल A जब इलेक्ट्रॉन फेंकता है तो जो एक्सेप्टर होता है, प्राइमरी एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन का, उसका नाम क्या है? तो आप लोगों ने आंसर करना है कि PS2 का प्राइमरी एक्सेप्टर यानी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? फियो, यहां लिख लेती हूं, फियोफाइटिन है। जबकि PS1 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? PS1 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है FeS। ये आप लोगों ने याद करने हैं। इसके अलावा लाइट रिएक्शन का अगर दूसरा नाम पूछा जाए तो आप लोगों ने आंसर करना है हेल रिएक्शन, यानी लाइट रिएक्शन को हेल रिएक्शन भी बोला जाता है। और यहाँ पे PS2 और PS1 में जो इलेक्ट्रॉन खेला जा रहा है, जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चल रहा है, इसको हम Z स्कीम भी बोलते हैं। Z स्कीम कहाँ पे होता है? Z स्कीम थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन पे होता है, फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1 में। तो बच्चों ये तो है सारे लाइट रिएक्शन के क्वेश्चंस। अब आते हैं डार्क रिएक्शन पे। तो बच्चों डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है? डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है, स्ट्रोमा में। ये मैं मिटा देती हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो, इसको मैं बड़ा कर लेती हूँ। ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है और ये सेल है और ये इसके लीफ है। तो बच्चों स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन, स्ट्रोमा डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन जो है ये दिन के वक्त होता है या रात के वक्त होता है?
डार्क रिएक्शन भी दिन के वक्त होता है। इसके अलावा डार्क रिएक्शन जो है ये लाइट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होता है। तो आप लोगों ने आंसर करना है कि डार्क रिएक्शन जो है ये लाइट पे इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट कैसे? क्योंकि जब लाइट रिएक्शन में NADPH और ATP बनता है, जो कि लाइट रिएक्शन जो है ये डायरेक्टली लाइट पे डिपेंडेंट होता है और डार्क रिएक्शन इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होता है लाइट पे। डार्क रिएक्शन जो NADPH बनता है लाइट रिएक्शन में और ATP जो बनता है, ये दोनों जाके प्रोड्यूस होते हैं डार्क रिएक्शन में। इसी वजह से हम बोलते हैं कि डार्क रिएक्शन जो है ये लाइट पे इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होता है। होता दिन के वक्त है लेकिन लाइट पे इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होता है। इसके अलावा डार्क रिएक्शन में हम पढ़ते हैं इसको C3 साइकिल। C3 साइकिल को हम कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं। इसको का हम कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं। यहां से कार्बन डाइऑक्साइड आता है, तो इसी क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में राइबोलोज बिसफॉस्फेट होता है। तो C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल में कितने स्टेप होते हैं? इसमें 3 स्टेप होते हैं। एक है कार्बोक्सिलेशन, सेकेंड वन इज रिडक्शन, थर्ड वन इज रीजेनरेशन। कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ मिलके रोबिस्को के थ्रू 2PGA का मॉलिक्यूल बनाता है। यानी 2 मॉलिक्यूल बनते हैं 3 कार्बन के फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड के। इसी वजह से हम इन्हें C3 साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है C3 साइकिल में वो कौन सा है? PGA, फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड है। तो बच्चों यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड के बने। अब इस स्टेप को हम कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। कार्बोक्सिलेशन। अब आगे ये रिड्यूस होंगे 2PGA एनर्जी यूज करके रिड्यूस होंगे। अब यहाँ पे जो लाइट रिएक्शन में NADPH बना है और ATP बना है, ये यहाँ आएंगे नेक्स्ट स्टेप में, जिसे हम रिडक्शन स्टेप बोलते हैं। यहाँ पे यूज होंगे कितने मॉलिक्यूल ATP के यूज होंगे और कितने NADPH के मॉलिक्यूल यूज होंगे? 2 ATP के मॉलिक्यूल यूज होंगे और 2 NADPH के मॉलिक्यूल यूज होंगे 2 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड के मॉलिक्यूल को रिड्यूस करने के लिए। आगे क्या बनेगा? 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड के, ये भी 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल हैं। आगे का स्टेप है रीजेनरेशन में 1 ATP यूज हो जाता है और यहाँ पे 2 फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड से एक कार्बन जो है यहाँ पे छूट जाता है, जिसे हम जमा करेंगे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो बच्चों 1 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए कितने NADPH के मॉलिक्यूल यूज होंगे और कितने ATP के मॉलिक्यूल यूज होते हैं? तो यहाँ पे 2 NADPH के मॉलिक्यूल यूज होते हैं एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए, जबकि 2 ATP प्लस 1 ATP 3 ATP जो है ये यूज होते हैं एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब बनता है तो उसमें कितने ATP यूज होते हैं और कितने NADPH यूज होते हैं? तो बच्चों जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है तो यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है, यानी ये चक्कर जो है ये 6 दफा चलता है। तो अगर एक जो है चक्कर में 2 NADPH यूज होते हैं तो 6 चक्रों में कितने NADPH यूज होंगे? 6 2 12 NADPH यूज होंगे एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में, जबकि ATP कितने यूज होते हैं? एक चक्कर में अगर 3 ATP यूज होते हैं तो 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 6 3 18 ATP
will be used and one glucose molecule formation। तो बच्चों यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 2PGA के बजाय यहाँ पे आप लोग के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि 1PGA का मॉलिक्यूल अगर हम रिड्यूस करें और उससे 1PGAL का कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनाएं तो उसमें कितने ATP यूज होंगे और कितने NADPH यूज होंगे। तो बच्चों इसका आंसर आता है कि यहाँ पे 1 ATP हम लिखेंगे क्योंकि 1 मॉलिक्यूल हम रिड्यूस करते हैं और 1 NADPH यूज होता है इसी मॉलिक्यूल को रिड्यूस करने के लिए। आगे ये जो प्रोसेस है ये फिर रीजेनरेशन का है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने मॉलिक्यूल PGA के रिड्यूस होंगे PGAL में और कितनी एनर्जी यूज। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 मॉलिक्यूल PGA का अगर रिड्यूस करें हम एक मॉलिक्यूल PGAL में तो कितने ATP यूज होंगे और कितने NADPH यूज होंगे। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सा साइकिल जो है वो यूनिवर्सल है। तो आप लोगों ने आंसर करना है कि C3 साइकिल यूनिवर्सल होता है। C3 साइकिल C4 प्लांट्स में भी होता है, C3 साइकिल कैम प्लांट्स में भी होता है। तो बच्चों आज के लेक्चर में मैं इतना ही पढ़ा सकी। कल के लेक्चर्स में कुछ मजीद क्वेश्चंस हम करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। अगर आप मेरे साथ इसी तरह पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। तो बच्चों इसके अलावा आप लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखने हैं ताकि ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए आसान हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।